Assalamu alaikum class 9 P1 N1 boys and girls. I'm your biology lecturer. Today 17th April 2020 our topic of discussion is summer vacation work. आज हम समर वेकेशन वर्क में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज़ चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। एज़ यू नो दैट जो हमने पहले काम किया है समर वेकेशन वर्क में उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर को कवर किया है। फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ थे समर वेकेशन वर्क में वो हमने सॉल्व किए। आफ्टर देन हमने जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे उन्हें सॉल्व किया। देन लॉन्ग क्वेश्चन जो कि समर वेकेशन वर्क में थे और लॉन्ग क्वेश्चन के लास्ट में जो एक स्टेटमेंट थी कि प्रिपेयर लॉन्ग क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर्स। तो चैप्टर की एक्सरसाइज में जो लॉन्ग क्वेश्चन थे वो प्रिपेयर करने थे और वो भी हमने प्रिपेयर कर लिए। होपफुली आपने सारा काम अच्छे तरीके से कर लिया होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड जो समर वेकेशन वर्क है। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस। 1 लीटर ऑफ वाटर वेज डैश। 1 लीटर पानी में कितने ग्राम होते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो मल्टीपल चॉइस में ऑप्शंस हैं, फर्स्ट इज़ 1000 ग्राम, सेकंड 789 ग्राम, थर्ड 798 ग्राम एंड फोर्थ 700 ग्राम। तो ये जो एमसीक्यू है ये हमारे पास है टॉपिक ऑब्जर्वेशन का और ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में से है। इस क्वेश्चन का आंसर है 1000 ग्राम। 1 लीटर जो पानी है उसके अंदर 1000 ग्राम उसका वेट होता है, यानी ये क्वांटिटेटिव लिहाज से आपको बताया गया है। नेक्स्ट, kind of theory in which testing goes on by suggesting new hypothesis is classified as। एक ऐसी थ्योरी या थ्योरी की वो किस्म जिसमें टेस्टिंग बार बार होती जाती है, टेस्टिंग गोज ऑन बाय सजेशन न्यू हाइपोथेसिस, जो कि नया हाइपोथेसिस बताती है। इस क्लासिफाइड ये कौन सी थ्योरी है? तो ये थ्योरी है प्रोडक्टिव थ्योरी। जैसा कि हमने जब थ्योरी लॉ और प्रिंसिपल वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने थ्योरी के बारे में पढ़ा था कि हाइपोथेसिस दैट स्टैंड टेस्ट ऑफ टाइम, हाइपोथेसिस जो कि बार बार टेस्ट किया जाता है और वो रिजेक्ट नहीं होता उसको थ्योरी कहते हैं। और वो थ्योरी जो मल्टीपल हाइपोथेसिस हमें बताती है, यानी हमें नए से नए हाइपोथेसिस सजेस्ट करती है, उस थ्योरी को कहते हैं प्रोडक्टिव थ्योरी। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है प्रोडक्टिव थ्योरी। नेक्स्ट, हाइपोथेसिस शुड बी अ डैश। हाइपोथेसिस कैसा होना चाहिए? हाइपोथेसिस कैसा होना चाहिए? जर्नल स्टेटमेंट, टेस्टेबल, बोथ ए एंड बी, क्यूरी। तो हाइपोथेसिस जो है ये हाइपोथेसिस की प्रॉपर्टी है कि हाइपोथेसिस एक जर्नल स्टेटमेंट होनी चाहिए और हाइपोथेसिस टेस्टेबल होना चाहिए। मींस कि जब हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाए तो हमें पता चलना चाहिए कि ये इसमें चांसेस जो हैं वो क्या है इसके प्रूव होने के, यानी इसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि इसे टेस्ट किया जा सके। तो इसमें इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, नेम ऑफ मॉस्किटोज which is responsible for transmitting dengue fever। कौन सा ऐसा मॉस्किटो है जो कि रिस्पॉन्सिबल है डेंगी फीवर को ट्रांसमिट करने में, यानी डेंगी फीवर को फैलाने के लिए कौन सा मॉस्किटो है? तो अब वो मॉस्किटो जो कि डेंगी फीवर को ट्रांसमिट कर रहा है, यानी
खुद एज अ कैरियर बन रहा है, एज अ वेक्टर, और एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डेंगू फीवर को ट्रांसफ़र कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, तो उस मॉस्क्यूटो का नाम है एडीज मॉस्क्यूटो। ठीक है, जैसे कि आपने मलेरियल डिजीज़ जो पढ़ी थी, मलेरियल डिजीज़ इस चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में, तो उसमें क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो और एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो जो थे वो दोनों मलेरिया कॉज करते थे। लेकिन एडीज मॉस्क्यूटो क्या करता है? एडीज मॉस्क्यूटो जो है वो ट्रांसमिट करता है डेंगू फीवर को फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू एन अदर। नेक्स्ट, Hardy-Weinberg law and Mendel's law of inheritance are the example of dash। हार्डी-वेम्बर लॉ और मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ये किस चीज़ की एग्जाम्पल्स हैं? तो ये एग्जाम्पल हैं बायोलॉजिकल लॉ की। जैसा कि हमने पढ़ा था साइंटिफिक लॉ के बारे में कि साइंटिफिक लॉ जो होता है वो यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट है नेचर का, ठीक है। और इसी तरह जो टॉपिक हमने पढ़ा था थ्योरी लॉ और प्रिंसिपल वाला, उसमें इसके बारे में डिटेल बताया गया है, ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और हार्डी वेम्बर लॉ जो है वो बायोलॉजिकल लॉ की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस जो हमने आज के दिन में करने हैं, जो कि हमारा होमवर्क है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस आप याद भी करेंगे और इन्हें आप अपने जो समर पैक है, समर वेकेशन वर्क जो आपके पास है, आप वहाँ से भी मार्क कर देंगे लिखने के बाद कि आपने ये काम कर लिया है, इसे याद कर लिया है, और इसे अपने समर वेकेशन वर्क वाले रजिस्टर पर भी लिखेंगे। First question is how hypothesis is made। Hypothesis कैसे बनाया जाता है? Now take out your books, पेज नंबर 22। अपनी बुक्स ओपन करें और पेज नंबर 22 निकालें। पेज नंबर 22 पे यहाँ पर थर्ड हेडिंग है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस की सेकेंड लाइन, जहाँ पर आपने क्वेश्चन लिखा था कि व्हाट इज़ द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, कि हाइपोथेसिस कैसे बनाया जाता है। तो इसी क्वेश्चन का आंसर है हाउ हाइपोथेसिस इज मेड। इसका आंसर है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस की सेकेंड लाइन। Biologist organize his or her or others' observation into data form and construct a statement that may prove to be the answer of biological problem under study। बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी या दूसरों से ली गई हुई ऑब्जर्वेशंस को एक डाटा फॉर्म में, एक कंप्लीट फॉर्म में, एंड कंस्ट्रक्ट अ स्टेटमेंट, और एक स्टेटमेंट बनाते हैं दैट में प्रूव टू बी द आंसर ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो कि हो सकता है कि वो प्रूव हो जाए, वो साबित हो जाए किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का आंसर अंडर स्टडी, यानी वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो कि हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह हाइपोथेसिस बनता है, और इसके साथ आप हाइपोथेसिस की डेफिनेशन भी करेंगे। दिस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। इस एक्सप्लेनेशन को, ये टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन जो है ऑब्जर्वेशन की, इसे कहते हैं हाइपोथेसिस। ये कंप्लीट आंसर है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस का, और इस चैप्टर इस क्वेश्चन नंबर 1 का हाउ हाइपोथेसिस इज मेड। सेकंड क्वेश्चन, is differentiate between qualitative and quantitative observations। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में क्या डिफरेंस है? टेक आउट योर पेज 21।
पेज नंबर 21। अब इसमें जो ऑब्जर्वेशन वाली हेडिंग है, सेकंड हेडिंग ऑब्जर्वेशन की, इसमें इस पैराग्राफ की जो सेकंड लास्ट लाइन है, जहाँ पर मैंने आपसे लिखवाया है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर, तो वहाँ से आप करेंगे क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर इनवेरिएबल एंड मेजरेबल एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर। यानी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो इनवेरिएबल है, मेजरेबल है और उसे रिकॉर्ड किया जाता है नंबर्स की फॉर्म में, ठीक है। और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो इससे ऑपोजिट है, और वो भी मैंने आपको लिखवाई थी आपकी बुक पर ही, इसी पेज पर, पेज नंबर 21 पर। तो वो आप लिखेंगे, या जो आपने लिखी हुई है उसे देखें कि qualitative observations are variable and not measurable and cannot be recorded in terms of number। और इसके साथ साथ आप इन दोनों की एटलीस्ट एक एग्जाम्पल करेंगे। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में एग्जाम्पल है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट, और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में जो एग्जाम्पल है वो है the freezing point of water is 0 degree centigrade and the boiling point is 100 degree centigrade। ये इन दोनों की एग्जाम्पल है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। डिफाइन बायोलॉजिकल मेथड एंड राइट डाउन द नेम ऑफ ईच स्टेप। बायोलॉजिकल मेथड क्या है, बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन, और बायोलॉजिकल मेथड में कौन से स्टेप्स हैं जो कि एक बायोलॉजिस्ट अडॉप्ट करता है, परफॉर्म करता है जब उसने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो। एंड वन मोर थिंग, जब आपके पास कोई क्वेश्चन आता है और उसमें डिफाइन लिखा होता है, तो डिफाइन का मतलब है आपने एग्जैक्ट एज इट इज़ डेफिनेशन लिखनी है। लेकिन जब आपको एक क्वेश्चन आता है उसमें लिखा होता है व्हाट इज़ या डिस्क्राइब, तो डिस्क्राइब तो चलें लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी हो सकता है, तो अगर व्हाट का वर्ड यूज़ हो तो इट मीन्स डेफिनेशन भी, और डेफिनेशन के अलावा जो कुछ आप उसके बारे में जानते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उससे रिलेटेड जो कोई इन्फॉर्मेशन आपको पता है, तो आप वो भी राइट कर सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है डिफाइन बायोलॉजिकल मेथड एंड राइट डाउन द नेम ऑफ ईच स्टेप। तो इस क्वेश्चन के लिए टेक आउट योर पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 निकालें। ओके, बायोलॉजिकल मेथड में थर्ड लाइन के लास्ट से द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। वो साइंटिफिक मेथड जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, हल किया जाता है, उस साइंटिफिक मेथड को कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है क्वेश्चन का, स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, वो है पेज नंबर 21 पर। पेज नंबर 21 पर ये जो टॉपिक है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट, इस पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन है वहाँ से आप अंडरलाइन करेंगे। इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बायोलॉजिस्ट टेक्स फॉलोइंग स्टेप। कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बायोलॉजिस्ट हैं वो इन कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं, और ये जो स्टेप्स हैं ये सिक्वेंशियल हैं, यानी इन्हें आप सीक्वेंस वाइज ही परफॉर्म कर सकते हैं। इनका सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं होता, लाइक जैसे आप स्टेयर्स चढ़ते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ उतरते हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड जाते हैं,
ठीक है। और अगर आपने ऊपर से नीचे आना हो तब भी आप स्टेप बाय स्टेप ही जाते हैं, आप स्टेप को स्किप नहीं कर सकते और ये भी नहीं कर सकते कि आप कोई और स्टेप पहले कर लें और पहले वाला स्टेप बाद में कर लें। ये एक सिक्वेंशियल प्रोसेस है और इसके सीक्वेंस के साथ ही हमारी जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। फर्स्ट स्टेप है रिकग्निशन इन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जानना। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा करना। देन हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, एक जर्नल स्टेटमेंट बनाना जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। देन डिडक्शंस, उस जर्नल स्टेटमेंट में इफ़ देन लॉजिक यूज़ करना। देन एक्सपेरिमेंटेशन, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट्स करना। समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट, अगर हमारा जो एक्सपेरिमेंट करके जो रिज़ल्ट है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन आ रहा है तो हम नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे, दैट इज़ समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट। और अगर एक्सपेरिमेंटेशन के बाद रिज़ल्ट ठीक नहीं आ रहा तो हम दोबारा से ऑब्जर्वेशन की तरफ चलेंगे। तो एक्सपेरिमेंटेशन के बाद समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट, रिज़ल्ट को समराइज़ करना, देन रिपोर्टिंग ऑफ रिज़ल्ट। तो ये जो प्रोसीजर है, ये जो स्टेप्स है, इन्हें बायोलॉजिस्ट जब अडॉप्ट करते हैं तो ये सीक्वेंस वाइज ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट इज़ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो भी पेज नंबर 21 पर ही है। फर्स्ट स्टेप रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसकी सेकंड लाइन जो है फर्स्ट स्टेप की रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की जो सेकंड लाइन है वो ही बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की डेफिनेशन है। अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन related to living organism that is either asked by someone or comes in biologist mind himself। यानी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक ऐसा सवाल है किसी भी जिंदा जानदारों से रिलेटेड, जिंदा जानदारों से मुंसलिक, जो कि पूछा जाता है या वो किसी भी बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद से आता है, उसे कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट डाउन द 2 ऑब्जर्वेशन अबाउट मलेरिया। 2 ऑब्जर्वेशन लिखनी है मलेरिया की। तो उसके लिए आप आ जाएं पेज नंबर 25 पर। पेज नंबर 25 पर जो फर्स्ट 2 ऑब्जर्वेशंस हैं आप यही लिखेंगे मलेरिया से रिलेटेड। मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शेस, मलेरिया जो है वो दलदली जगहों से मुंसलिक है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन है, ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया, यानी दलदली इलाकों का गंदा पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। ठीक है, तो ये 2 ऑब्जर्वेशंस जो हैं ये आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन जो आपने आज के लिए प्रिपेयर करना है वो है, राइट द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोनाल्ड रोज ऑन ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। कि मलेरिया की ट्रांसमिशन में रोनाल्ड रोज जो कि एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था उसका क्या काम है था। ठीक है, उसने मलेरिया पे क्या काम किया था। तो इसके आंसर के लिए आप आए पेज नंबर 25 पर। पेज नंबर 25 पर डिडक्शंस के बाद है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन वाला जो पैराग्राफ है वो आप करेंगे स्टार्ट से। इन ऑर्डर टू टेस्ट द अबव डिडक्शंस, डिडक्शंस को टेस्ट करने के लिए रोनाल्ड रोज अ ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन वर्किंग इन इंडिया इन 1880s परफॉर्म्ड इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स, यानी एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था जिसने 1880s में इंडिया में अपने इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया।
He allowed female Anopheles mosquito to bite a malarial patient. उसने फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो बाइट करे मलेरियल पेशेंट को. He killed the mosquito some days later and found plasmodium multiplying in mosquito's stomach. और उसने किल किया उस मॉस्किटो को कुछ दिनों बाद और उसने देखा कि प्लाज्मोडियम उनके स्टमक में ग्रो कर रहा है. जब मैंने आपको पहले रोनाल्ड रोज का एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था, उसके बारे में बताया था, तो मैंने उसमें एक क्वेश्चन बताया था आपको कि मॉस्किटोज़ के तो स्टमक में प्लाज्मोडियम ग्रो करता है, लेकिन ह्यूमंस में जो प्लाज्मोडियम है वो कहाँ मल्टीप्लाई करता है, कहाँ ग्रो करता है. तो ये क्वेश्चन अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप मुझे बताएं कि जो मॉस्किटोज़ हैं, यानी मॉस्किटोज़ जो बाइट करते हैं हेल्दी पेशेंट्स को या हेल्दी पर्सन्स को, उनकी बॉडी में जो प्लाज्मोडियम जाता है वो प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी में कहाँ ग्रो करता है. और ये आंसर जो है आपका मुझे रिटन फॉर्म में चाहिए और इस आंसर को आपने रिटन फॉर्म में लिखना है. बाकायदा से आप इसको क्वेश्चन लिखेंगे, आफ्टर दैट आप इसका आंसर भी लिखेंगे, बिकॉज़ ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पहले इसका आंसर बताया, इसलिए अब आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगी. इसका आंसर आप खुद लिखेंगे रजिस्टर पे, ठीक है, और जो कि मैं बाद में चेक करूंगी. The next logical experiment was to allow an infected mosquito to bite a healthy person. If hypothesis was true, healthy person would got malaria. कि अगर इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने जब हेल्दी पर्सन को बाइट किया तो होना तो ये चाहिए कि हेल्दी पर्सनस को भी मलेरिया हो गया है. लेकिन साइंटिस्ट अवॉइड करते हैं ह्यूमन बीइंग को अपने एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करने के लिए, क्योंकि रिजल्ट्स जो हैं वो सीरियस हो सकते हैं. रोज यूज स्पैरोज एंड रीडिज़ाइन हिज एक्सपेरिमेंट. फिर रोज़ ने स्पैरोज़ को यूज़ किया और अपने एक्सपेरिमेंट को रीडिज़ाइन किया, दोबारा से उसने उसको डिज़ाइन किया. सम ऑफ मॉस्किटोज़ वर किल्ड एंड स्टडीड at various time. Rose found that plasmodium multiplied in the wall of mosquito's stomach and then moved into the mosquito's salivary gland. He kept some mosquitoes alive and allowed them to bite healthy sparrows. Rose found that saliva of the infected mosquito contained plasmodia and these entered the sparrow's blood. He examined the blood of these previously healthy sparrows. He found many plasmodia in it. यहाँ तक यानी इस पेज के एंड तक रोनाल्ड रोज का जो एक्सपेरिमेंट है वो इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है. और उसके ये जो सेकंड पैराग्राफ मैंने अभी पढ़ा है उसमें था कि क्यूलेक्स मॉस्किटो जो हैं वो बाइट कर रहे हैं स्पैरोज़ को, ठीक है. तो जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो हैं जब वो हेल्दी स्पैरो को बाइट करेंगे तो डेफिनेटली उन जो हेल्दी स्पैरो हैं उनमें भी जो है मलेरियल डिजीज़ हो जाएगी. तो फिर रोज़ ने क्या किया, उसने जो मॉस्किटोज़ थे उनको टाइम टू टाइम उसे डाइसेक्ट किया उसके स्टमक को, और उसने देखा कि स्टमक में जब प्लाज्मोडियम ने फुली ग्रो कर लिया, अपनी स्ट्रेंथन अपने आप को कर लिया, देन वो उसके स्लेवरी ग्लैंड्स में चला गया और स्लेवरी ग्लैंड्स में वो उसके स्लाइवा में चला गया. और आपको पता है कि जब जो मॉस्किटो हैं वो बाइट करती हैं किसी भी पर्सन को तो वो अपना स्लाइवा जो है वो इंजेक्ट कर देती हैं. तो उस स्लाइवा की वजह से जो प्लाज्मोडियम है वो ब्लड में एंटर हो जाता है और डिजीज़ कॉज करता है. होप यू अंडरस्टैंड क्लास. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. थैंक यू. टेक केयर.